बैक इन केमिस्ट्री क्लासेज फॉर 12। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियो में हम लोग जो कुछ बच गए थे, 4 क्वेश्चंस बच गए थे एक्सरसाइज के, उनको देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे अगले चैप्टर को। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 3.14 तक का डिस्कशन कर चुके थे। तो आज हम लोग बात करते हैं 3.15 के बारे में। 3.15 का जो क्वेश्चन है वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि 3.15 में कि A solution of nickel nitrate is electrolyte between platinum electrode using current of 5 amperes for 20 minutes. What mass of nickel is deposited at cathode given that atomic mass of nickel equals to 58.7? तो ये चीज़ आपको दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर दे रहा है कि 5 एम्पियर का करंट आप दिए हैं 20 मिनट्स तक। तो सबसे पहले हम लोग चार्ज निकालेंगे। चार्ज को आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग चार्ज ही होता है। तो यूज चार्ज एक चाहे इलेक्ट्रिसिटी, तो ये कितना होगा Q, उसको Q से डिनोट करते हैं। तो Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। तो I 5 एम्पियर है इंटू 20 इंटू 60। 20 मिनट है, 60 सेकेंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर लिए तो इतना सेकंड हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6000 कूलम्ब आ गया। इतना चार्ज आप यूज किए हुए हैं। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के इक्वेशन पर। आप केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो निकेल नाइट्रेट है, और जब उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे H+ मिलेगा और इलेक्ट्रॉन भी मिल रहे हैं इसमें से, तो आपको ये कंप्लीट होता है कि निकेल आपका निकल जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन और नाइट्रेट मिल करके नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करने में आप देख रहे हैं कि 2E की ज़रूरत पड़ रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोल के सेंस में बात करेंगे तो निकेल का होता है 58.7 दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि 1 मोल निकेल यानी 58.7 ग्राम ऑफ निकेल के लिए हमको कितना चाहिए, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी 2 फैराड चाहिए उसके चार्ज। तो क्लियरली चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 1 मोल ऑफ निकेल। 1 मोल ऑफ निकेल बोले तो 58.7 ग्राम ऑफ निकेल। ठीक है, तो कितना चाहिए, तो 2 फैराड। तो 2 इंटू 1 फैराड में आप जानते हैं कि 96,500 कूलम्ब होता है। तो 96,500 कूलम्ब हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.93 इंटू 10⁵ कूलम्ब। यानी इतना आपको अगर चार्ज देंगे तो आपको इतना निकल मिलेगा। तो अब हमको पूछा जा रहा है कि हम तो चार्ज इतना दिए हैं, निकाल चुके हैं कि कितना चार्ज दिए हैं, तो इतना चार्ज दिए हैं तो उससे कितना निकल निकलेगा। तो बस सीधे यूनिटरी मेथड के प्रोसेस पर आप बना सकते हैं। हमने लिख दिया है कि मोलर मास ऑफ निकेल तो इक्वल टू 58.7 ग्राम पर मोल। जितना एटॉमिक मास होता है उसको ग्राम पर मोल में लिखते हैं तो मोलर मास हो जाता है। तो 58.7 ग्राम पर मोल हो गया। तो अब 1.93 इंटू 10⁵ कूलम्ब चार्ज इतना ग्राम आपको निकेल दे रहा है। तो वही बात आपने लिखा कि 1.93 इंटू 10⁵ कूलम्ब ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेज निकेल इक्वल टू 58.7 ग्राम। तो अब आपको कितना चाहिए, यहाँ 6000 कूलम्ब, तो 6000 कूलम्ब चार्ज प्रोड्यूसेज कितना निकेल, तो 58 डिवाइडेड बाई इतना इंटू मल्टीप्लाइड बाई इतना। आप सीधे ही न्यूट्री मेथड से निकाल लेंगे तो 1 का होगा तो इतना डिवाइडेड बाई इतना होगा, 6000 होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 58.7 इंटू 6000 बाई 1.93 इंटू 10⁵ ये वाला। और तब इसको कटाएंगे तो देखिए यहाँ पर 10⁵ है, यहाँ 10⁵ है, 6 इंटू 10⁵, तो ये 3 जीरो तो कैंसिल हो गए। तो अब यहाँ पर बच गया 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 193 हो जाएगा, नीचे लिख दिए। और ऊपर 58.7 इंटू इसका 6 बच गया, लिख दिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा और डिवाइड करने पर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है कि 1.825 ग्राम, यानी 6000 कूलम्ब के करंट देने से आपको इतना निकल मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही 16 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 3.16 में कि
3 electrolytic cells A, B, C containing solutions of zinc sulfate, silver nitrate and copper sulfate respectively are connected in series. A steady current of 1.5 amperes was passed through them until 1.5 gram of silver deposited at the cathode of the cell B. How long did the current flow? What mass of copper and zinc were deposited? एटॉमिक मास दिया हुआ है कॉपर का 63.5, जिंक का 65.3, Ag का 108। तो अब इसमें आपको ध्यान देना है कि आपको 3 अलग अलग साल्ट सॉल्यूशन के 3 सेल लिए गए हैं और तीनों को सीरीज में जोड़ा गया है। तो आप पहले से जानते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के रूल के हिसाब से कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें सेम करंट पूरे सर्किट में पास करता है, यानी जितना करंट पहले में पास करेगा उतना ही दूसरे में, उतना ही तीसरे में पास करेगा। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि उसमें कितना सेकंड तक आप पास करा रहे हैं या कितना टाइम तक पास करा रहे हैं। तो यहाँ पर टाइम पूछा गया है कि कितना देर तक टाइम पास कर रहा है। तो सबसे पहले हम सिल्वर का ले लेते हैं। तो सिल्वर का Ag प्लस एक्वस आयन होता है, एक इलेक्ट्रॉन के मिलने से सिल्वर डिपॉजिट होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 है तो ये 1 मोल हुआ। 1 मोल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कितना आएगा 1 फैराड आएगा, 1 फैराड। और ये सिल्वर का दिया हुआ है 1 मोल का 108 ग्राम। अब यहाँ पर दे रहा है कि 108 ग्राम ऑफ सिल्वर कितने पर डिपॉजिट हो रहा है, तो आपको 1 फैराड पर, यानी 96,500 कूलम पर डिपॉजिट हो रहा है। तो जब 108 के लिए रिक्वायर्ड चार्ज इतना है तो हमको पूछ रहा है कि 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर के लिए कितना चाहिए। तो 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर के लिए तो सीधे इतना डिवाइडेड बाई इतना मल्टीप्लाइड बाई इतना, तो 96500 इंटू 1.45 डिवाइडेड बाई 108। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आपका आ रहा है 1295.6 कूलम। तो यानी 1.45 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने के लिए आपको इतने कूलम करंट की ज़रूरत पड़ेगी, चार्ज की ज़रूरत, इतना कूलम ऑफ चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमको दिया गया है कि करंट 1.5 एम्पियर पास कराया जा रहा है, चार्ज हमको इतना चाहिए, तो कितना देर तक पास कराना पड़ेगा, टाइम कितना लगेगा। तो आप जानते हैं कि I = Q/T। तो अब वहाँ पर टाइम निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर I = Q/T होता है, तो T = हो जाएगा Q/I। तो यहाँ Q का वैल्यू दिया गया है 1295.6, ये जो आया है, और डिवाइडेड बाई 1.5 एम्पियर दिया गया है। तो आपने 1.5 एम्पियर लिखा, डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 863.7 सेकेंड, यानी इतना सेकंड तक आप उसको, चूँकि 60 सेकंड से ज़्यादा है तो मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो मिनट में आ जाएगा कि 14 मिनट 39 सेकेंड। तो ये तो टाइम हो गया। अब इसके बाद कह रहा है कि उसमें कॉपर कितना बनेगा, उतना ही करंट पास कराने से कॉपर कितना जमा होगा और जिंक कितना जमा होगा। तो आप कॉपर का जब इक्वेशन लिखेंगे तो कॉपर में क्या है कि Cu2 प्लस है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, Cu में कन्वर्ट होगा। तो अब यहाँ पर 1 मोल कॉपर यानी 63.5 ग्राम कॉपर के लिए 2E लिखा हुआ है, यानी 2 फैराड की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब 2 फैराड की ज़रूरत पड़ेगी तो अब हमको चार्ज तो इतना ही ना पास करा रहे हैं और यही चार्ज तीनों में जाएगा। तो इतना चार्ज पर कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, तो वही हमने लिखा कि कॉपर डिपॉजिटेड ऑन पासिंग 1295.6 कूलम ऑफ चार्ज। तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 63.5 डिवाइडेड बाई 2 फैराड, यानी 2 × 96,500 इंटू गिवन चार्ज। तो गिवन चार्ज 1295.6 है। आप इसको कटाइएगा तो कटाने पर आएगा आपका 0.426 ग्राम, यानी कॉपर उतना ही करंट पास करने पर कॉपर वाले सेल में आपका 0.426 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा। और सेम इसी तरीके से आप जिंक का भी निकाल सकते हैं, जैसे कॉपर का निकाले हैं सेम इसी पैटर्न पर आप जिंक का भी निकाल सकते हैं। तो आप खुद से इसको कर लीजिएगा। और इस तरीके से हमारा 3.16 कंप्लीट हुआ। अब 3.17 पर आते हैं। आइए देखते हैं अब 3.17 में दिया है कि यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स गिवन इन टेबल 3.1
प्रिडिक्ट इफ़ द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फिजिबल। तो यहाँ हमको बुक में दिया है तो डायरेक्ट दे रहा है कि आप टेबल का यूज कर लीजिए, क्योंकि बुक में टेबल है। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन या एक क्वेश्चन दे दे आपको एनसीईआरटी बुक में पेपर में सीबीएसई में, तो वहाँ पर किसका कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है डायरेक्ट वो दे देगा। तो अब आपको बाकी जो इसमें आ रहे हैं सेल, सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको टेबल का यूज करके लिखना है 3.1 का। अब इसमें पहला दिया है कि Fe3 एक्वस यानी फेरिक आयन का और आयोडाइड आयन का I- का सेल लिया गया है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इनका दे करके आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रिएक्शन फिजिबल है। तो रिएक्शन के और इसी टाइप के और भी 3, 4, 5 दिए गए हैं। तो पहले एक को देखते हैं, इसके बाद बाकी का हिंट देखेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि कब रिएक्शन फिजिबल होगा, यानी कब होगा और कब रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, सेल रिएक्शन नहीं होगा। तो उसके लिए कंडीशन यही है कि हमको जो सेल का पोटेंशियल मिलता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, वो अगर हमारा पॉजिटिव है तो रिएक्शन उसके अंदर हो रहा है, सेल का रिएक्शन फिजिबल होगा। और अगर वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है सेल का अगर निगेटिव आ रहा है तो उस केस में वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रिएक्शन इज फिजिबल इफ इट्स ई सेल स्टैंडर्ड वैल्यू इज पॉजिटिव, यानी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका अगर पॉजिटिव है तभी रिएक्शन फिजिबल होता है। तो अब हम लोग पांचों सेल के लिए 1 बाय 1 हम लोग चेक करेंगे कि उसका सेल पोटेंशियल कितना है, और सेल पोटेंशियल जिसका आएगा पॉजिटिव उसको आप लिखिएगा कि रिएक्शन फिजिबल है, जिसका नहीं आएगा उसको लिखेंगे कि रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो इसमें 5 क्वेश्चन जो दिए गए हैं, तो एक क्वेश्चन को हम लोग बना दिए हैं और बाकी के 2, 3, 4 और 5 जो क्वेश्चन है उसके सेल रिएक्शन को और उसके सेल पोटेंशियल निकालने के फार्मूला को हमने लिख दिया है। और आप टेबल से उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेकर के वैल्यू वहाँ पर पुट करके उसको फाइंड आउट करेंगे, और जहाँ पर आपका पॉजिटिव आएगा वो फिजिबल होगा, नहीं पॉजिटिव आएगा यानी निगेटिव आएगा तो वहाँ पर फिजिबल नहीं होगा। तो आइए हम लोग पहले में देखते हैं। पहले में दिया है कि Fe3+ यानी फेरिक आयन है और आयोडाइड आयन है I नेगेटिव, इसका सेल रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर Fe3 का इसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा तो ये इस पर चला जाएगा, तो यानी 3+ है तो 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो Fe2+ बन गया। और तो इसमें क्या हुआ कि Fe3+ का Fe2+ के रूप में हमको रिडक्शन हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। और I में आयोडाइड आयन जो है I नेगेटिव, इसमें से I हट जाएगा तो आपका हाफ I2 बन गया, मतलब गैस बन गई, आयोडीन गैस। तो अब सेल निकालना है, तो सेल के लिए हम देख रहे हैं कि सेल में क्या लिखते हैं कि जिसका रिडक्शन होता है, और आप जानते हैं कि कैथोड पर रिडक्शन होता है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर आयरन का रिडक्शन हो रहा था, यानी कैथोड वाला आयरन होगा और I वाला आपका ये हो जाएगा रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाला, यानी एनोड हो जाए। तो आपका हो गया कि E कैथोड माइनस E एनोड जब लिखते हैं तो आपका सीधा हो गया कि E सेल स्टैंडर्ड तो Fe2+ का और यहाँ हाफ I2 I का लिख लिए। तो आपके टेबल में देखिएगा तो इसका दिया हुआ है आयरन वाले का 0.77 और इसका दिया है 0.541। आप इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.229 वोल्ट, यानी आपका ये वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव आया। तो कुछ भी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब कि ये रिएक्शन आपका फिजिबल है। तो हम फाइनली लिख देंगे कि द रिएक्शन इज फिजिबल। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर निगेटिव आता तो आप लिख देते कि द रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन में हिंट्स के तौर पर देख लीजिए। जैसे सेकंड में दिया हुआ है कॉपर सॉलिड और सिल्वर एक्वस का बनाना है, सेल बना हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि कॉपर है तो ये ऑक्सीडाइज होगा बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और सिल्वर है ये सिल्वर के रूप में, सिल्वर आयन है तो ये सिल्वर के रूप में रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ सिल्वर आयन का, तो इसलिए कैथोड में सिल्वर आयन वाला हो गया, माइनस कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है तो कॉपर वाला हुआ है। अब आप बुक टेबल से देखिए कि इसका वैल्यू कितना है, फिर इसका वैल्यू कितना है, निकालिए। अगर डिफरेंस पॉजिटिव आता है तो फिजिबल होगा, निगेटिव आता है तो नॉट फिजिबल होगा।
फिर थर्ड में देखते हैं Fe3 एक्वस दिया हुआ है और Br माइनस दिया हुआ है। तो इसमें भी सेम इसी टाइप का रिएक्शन हो रहा है, जैसे ये आयोडाइड वाला था सेम उसी टाइप का हो रहा है। और उसी टाइप के रिएक्शन से जब अलग अलग इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेकर के आप वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो वहाँ पर आप देखिए कि आपका फाइंडिंग निगेटिव हो रहा है कि पॉजिटिव हो रहा है, उसके अनुसार आप रिजल्ट को लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद 4 नंबर में आते हैं। तो 4 नंबर में दिया हुआ है कि Ag सॉलिड है और Fe3 है। तो इसमें क्या होगा कि Ag जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये इसके पास जाएगा, तो यहाँ पर Fe2 प्लस हो जाएगा और Ag प्लस बन गया। तो इसमें क्या हुआ कि Ag प्लस आयन में ऑक्सीडेशन हुआ और यहाँ जो फेरिक है तो इसका फेरस के रूप में रिडक्शन हुआ। तो फिर ई सेल क्या हो जाएगा, तो फेरस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आयरन वाला अब माइनस सिल्वर वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसमें जो जो वैल्यू दिया है आप फिर माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर निगेटिव आता है तो नॉट फिजिबल, पॉजिटिव आता है तो फिजिबल। और लास्ट इसका दिया है कि हाफ Br2 एक्वस है और Fe2 है। तो इस कंडीशन में भी फिर वही, अब Fe यहाँ पर देखिए Fe3 था तो जब Br निगेटिव के साथ किए तो Fe2 में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पर लिया गया है कि ब्रोमीन, यानी ये चीज़ लिया गया है और Fe2 लिया गया है। तो सेल रिएक्शन होगा तो क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसका उल्टा हो जाएगा यानी प्रोडक्ट आपका Br निगेटिव बन जाएगा और Fe3 प्लस बन जाएगा। यही प्रोडक्ट आपका यहाँ पर लिखा गया है। अब इस रिएक्शन में भी ई सेल और ई ब्रोमीन का और फिर Fe का निकालिएगा इस केस के अनुसार। तो इस केस में भी फिर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका भी लिखिए, माइनस कीजिए। अगर आपका पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो फिजिबल रिएक्शन, निगेटिव रिजल्ट आता है तो नॉट फिजिबल रिएक्शन। और ये वैल्यू लिखने के लिए आपको टेबल का यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो आप टेबल से लिख करके बना सकते हैं। अब इसके बाद एक 3.18 क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब 3.18 में है कि प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर 4 कंडीशन दिए गए हैं। एक कंडीशन दिया गया कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विथ सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो देखिए सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया गया है और इलेक्ट्रोड यूज किया गया है सिल्वर। तो इसमें सबसे पहले रिएक्शन क्या हुआ, तो सबसे पहले जो भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया जा रहा है पहले उसका आयोनाइजेशन होगा। तो सबसे पहले उसके आयोनाइजेशन वाले रिएक्शन को देखना है, उसके बाद एनोड कैथोड पर क्या हो सकता है उसकी बात करेंगे। तो इन एक्वस सॉल्यूशन आयोनाइजेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड वाटर टेक्स प्लेस एज। अब कैसे होगा, तो सिल्वर नाइट्रेट है तो टूटेगा सिल्वर आयन में और नाइट्रेट आयन में। वाटर है तो ये H प्लस में और OH माइनस में टूटेगा। तो वही रिएक्शन आपका हो गया कि सिल्वर नाइट्रेट है एक्वस सॉल्यूशन में जब डालेंगे इसको तो सिल्वर अलग हो जाएगा, नाइट्रेट अलग हो जाएगा। वाटर है उसका भी डिकम्पोजिशन होगा तो H प्लस हो जाएगा और OH माइनस हो जाएगा। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, क्वेश्चन को समझने के लिए 2 ऑप्शन दे कि 2 चीज़ को जब इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 चीज़ है, Ag प्लस है, H प्लस है। उसी तरीके से NO माइनस, NO3 माइनस है और OH माइनस है। तो पॉसिबिलिटी यही बनेगी कि ये प्लस वाला जो होता है वो आपका निगेटिव इलेक्ट्रोड पर आएगा और आपका माइनस वाला जो होता है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा। यहाँ तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब दिक्कत क्या होती है कि डिफरेंट इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करता है कि किसी केस में Ag प्लस आपका रिलीज हो सकता है और किसी केस में H प्लस हो सकता है, यानी कहीं H प्लस का रिडक्शन हो सकता है, कहीं Ag प्लस का रिडक्शन हो सकता है। तो अब वही चीज़ इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करता है कि कब Ag प्लस का होगा और कब H का होगा। उसी तरीके से NO3 है माइनस में और OH माइनस में है, ये दोनों निगेटिव पार्ट है। तो किसी केस में किसी इलेक्ट्रोड के लिए इसका होगा, किसी इलेक्ट्रोड के लिए इसका होगा। तो इसमें चारों जो पार्ट हैं आपके इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको यही चीज़ कंसीडर करना है कि एनोड में और कैथोड में पहले सबका इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिए, दोनों पार्ट का, जो साल्ट दिया गया है और वाटर का। इसके बाद अब देखना है कि वाटर में से ये चाहे इन दोनों में से कौन प्रीफर करेगा, इन दोनों में से कौन प्रीफर करेगा एनोड कैथोड। पूरे क्वेश्चन में यही करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कैथोड पर हमको क्या मिलेगा। तो कैथोड पर मतलब Ag प्लस का या H प्लस में से दोनों में से किसका रिडक्शन
होगा प्रिफरेबली। तो सिल्वर आयंस जो होते हैं उनका लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है, लेस डिस्चार्ज मतलब लेस रिडक्शन पोटेंशियल भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है H+ आयन से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिल्वर जो है ये डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पर हाइड्रोजन के पहले। तो अब कैथोड पर आपका क्या रिएक्शन होगा, अब इन दोनों में से दो ऑप्शन थे Ag+ और H+, इसमें से इसके रेस्पेक्ट में ये प्रीफर करेगा क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लेस है। तो अब वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो Ag+ और इलेक्ट्रॉन मिला दीजिए तो आपका Ag सॉलिड बन गया, हो गया रिडक्शन इसका। एनोड पर चलते हैं तो एनोड पर आपकी बात आ रही है तो एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सिल्वर विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय Ag+ आयन एज टू Ag+ आयन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब आपका NO3 और OH-, इसमें NO3 प्रिफरेबली वहाँ पर एक करेगा। सिल्वर है तो सिल्वर इलेक्ट्रोड आप यूज कर रहे हैं तो इस केस में आपका वो करेगा प्रिफरेबली NO3 वाला। तो Ag एनोड इज अटैक्ड बाई NO3 यानी नाइट्रेट आयंस, सो इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस Ag। जब ये इससे माइनस करेगा तो क्या करेगा, Ag सॉलिड को Ag- में करेगा तो Ag+ में कन्वर्ट करेगा, तो अब ये जाकर के माइनस वहाँ पर न्यूट्रलाइज करके सिल्वर नाइट्रेट बनाएगा। तो वहाँ पर Ag एनोड इज अटैक्ड बाई NO3 आयंस, सो इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस Ag+ इन द सॉल्यूशन। तो अब यहाँ देखें कि सिल्वर वाला में कैथोड में क्या हुआ, तो कैथोड में Ag+ है वो Ag में कन्वर्ट हुआ। एनोड पर क्या हुआ, तो Ag है ये Ag+ में कन्वर्ट हुआ। तो जैसा आप लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर पढ़े होंगे 10th क्लास में या आप मेटलर्जी में आगे पढ़ेंगे तो सेम उसी टाइप का ये रिएक्शन हो जाता है, सेम इलेक्ट्रोड डाला गया है। तो अब वही सेकंड केस में क्या है कि सेकंड केस में आपको दिया गया है इलेक्ट्रोड वहाँ चेंज कर दिया गया है कि वही रिएक्शन है AgNO3 का ही, लेकिन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ है। तो अब इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोड चेंज कर दिया गया। इसमें सिल्वर था तो वहाँ पर एनोड पर आपका सिल्वर नाइट्रेट से अटैक्ट हो गया और Ag+ बन गया, और यहाँ पर Ag+ आपका रिड्यूस हो गया कैथोड पर। अगर हम लोग यूज करते हैं वहाँ पर सिल्वर इलेक्ट्रोड के जगह पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है, अटैक नहीं हो पाएगा NO3 से। तो वहाँ पर क्या होगा कि यहाँ हमने लिख दिया कि सेम आयोनाइजेशन एज फर्स्ट, यानी ये आयोनाइजेशन रिएक्शन तो दोनों का सेम हुआ क्योंकि उसमें भी AgNO3 और H2O ही लिया गया है, तो आयोनाइजेशन ऐसे ही होगा। अब कैथोड पर क्या होगा, तो कैथोड पर तो सिल्वर आपका बन जाएगा, तो कैथोड पर सिल्वर आपका बन गया, Ag+ था Ag में कन्वर्ट हो गया। एनोड पर क्या होगा कि अब एनोड पर NO3 है और OH- है, तो इसमें NO3 जो है चूँकि इलेक्ट्रोड आपका प्लेटिनम है, इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए ये उस पर अटैक नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पर OH जाएगा, तो OH का रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर अब लिखे हैं कि एनोड पर ओनली OH विल बी ऑक्सीडाइज, वही प्रीफर होगा, NO3 नहीं प्रीफर हो पाएगा। क्यों, तो ड्यू टू लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल और एंड NO3 आयंस विल रिमेन इन द सॉल्यूशन। तो NO3 जब नहीं रिएक्शन किया तो एज यूजुअल एक्वस फॉर्म में सॉल्यूशन में रह जाएगा। अब इसका क्या होगा रिएक्शन, तो OH- है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, इसके बाद वही 4 OH आपस में मिल करके 2H2O बना लेते हैं जो लिक्विड रूप में सॉल्यूशन में ही रह जाता है, और O2 गैस निकलती है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एनोड रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट क्या है इसका, जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं तो एनोड पर फाइनल प्रोडक्ट आपका O2 है और कैथोड पर फाइनल प्रोडक्ट सिल्वर है। अब तो यहाँ हमने लिख दिया कि सो फाइनल प्रोडक्ट एट एनोड इज O2 गैस। अब इसके बाद थर्ड पर आते हैं, तो थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ दिया गया है, फिर ये भी बात वही आ गई। तो यहाँ पर भी H2SO4 का पहले आयोनाइजेशन करेंगे तो H2SO4 है तो H+ निकला और SO4 -2- निकल गया। H2O का करेंगे तो 2H2+
ये H2O का करेंगे तो 2H नहीं होगा, H प्लस होगा यहाँ पर, H प्लस और OH माइनस। तो ये इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। अब कैथोड पर क्या होगा, तो कैथोड है तो कैथोड पर हमारे पास दो ऑप्शन है, दोनों में देखिए H2SO4 में भी H2O में भी दोनों में H प्लस ही जा रहा है, तो कैथोड पर आपका H प्लस ही जाएगा। तो कैथोड रिएक्शन में क्या हुआ कि H प्लस एक्वस है, इलेक्ट्रॉन मिलकर के H में कन्वर्ट हुआ और H गैस और H गैस आपस में मिलकर के H2 गैस बना ली, फाइनली हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अब एनोड पर आते हैं तो एनोड पर आपको दो ऑप्शन मिला है, SO42 माइनस का और OH माइनस का। तो यहाँ भी सेम वही बात आएगी जैसा कि इसके पहले वाले में हुआ था, यहाँ भी OH विल बी रिलीज प्रिफरेबली। क्यों, तो क्योंकि फिर वही कारण कि ड्यू टू लेस इलेक्ट्रो डिस्चार्ज पोटेंशियल। और उसका भी रिएक्शन ऐसे ही होगा कि OH माइनस इक्वस टू हो जाएगा OH प्लस E, अब 4OH मिलकर के 2H2O लिक्विड प्लस O2 यहाँ भी बनेगा। और इस केस में फाइनल प्रोडक्ट आपका एनोड पर मिलेगा O2 गैस। ये दोनों रिएक्शन में एक ही टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। तो अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है इसका 4 नंबर, वो है आपको कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं और इसके बाद ये हमारा एक्सरसाइज कंक्लूड हो जाएगा। 4 नंबर में है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में क्या होगा इलेक्ट्रोलाइसिस में। तो देखिए फिर कॉपर क्लोराइड है और H2O है, तो कॉपर क्लोराइड जब आपका सॉलिड एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो कॉपर आयन अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा, तो Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2Cl माइनस एक्वस हो जाएगा इसका दोनों पार्ट। वाटर का करेंगे तो वाटर में से एक H प्लस अलग हो जाएगा, एक OH माइनस अलग हो जाएगा एक्वस। अब इसमें हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ है, कैथोड पर जाने के लिए Cu2 प्लस है, H प्लस है, और एनोड पर जाने के लिए 2Cl माइनस है, अब फिर यहाँ पर OH माइनस है। तो अब इसी में देख लेना है कि कौन प्रीफर करेगा। तो कैथोड पर क्या होगा कि इसमें चूंकि हम लोग इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो कैथोड पर आपका कॉपर प्लस जो आयन है ये आपका रिड्यूस हो जाएगा प्रिफरेबली, यानी इस पर इलेक्ट्रॉन आकर के इसको कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट करेगा हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि Cu2 इज रिड्यूस प्रिफरेंशियबली ड्यू टू लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल। हर जगह जो प्रीफर करेगा यानी उसका लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल हो तो वो प्रीफरेबली वहाँ पर डिपॉजिट होगा। तो ये आपका लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल के कारण H प्लस आयन से है, तो इसलिए आपका ये कैथोड पर जमा हो जाएगा। तो Cu2 प्लस एक्वस और उसमें इलेक्ट्रॉन मिल करके Cu2 प्लस सॉलिड बनाएंगे और सॉलिड आपका जमा होता जाएगा। तो हैंस कॉपर मेटल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, ये Cu मेटल आपका कैथोड पर जमा हो जाएगा। अब एनोड पर क्या होगा, तो एनोड पर हमारा है क्लोराइड और हाइड्रोक्सिल, तो इसमें क्लोरीन आयन प्रिफरेबली होता है जमा, तो Cl आयन विल बी डिस्चार्ज प्रिफरेबली। फिर वही कारण वहाँ भी ड्यू टू लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल एंड Cl2 गैस विल बी प्रोड्यूस्ड एट एनोड। तो अब वहाँ पर Cl माइनस का क्लोराइड आयन का हो जाता है Cl गैस में और प्लस इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है। Cl गैस के दो मिला करके एटम आपस में Cl2 गैस बना लेते हैं। तो इस तरीके से एनोड पर आपको क्लोरीन मिलेगा और कैथोड पर आपको कॉपर सॉलिड के रूप में जमा होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस और उसको टॉपिक को देखे। आप उसका प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद साइड बुक से भी आप एक्सरसाइज बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे, 4th चैप्टर होगा हमारा केमिकल काइनेटिक्स। तब तक आप इस 3rd चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए। और इसके बाद 4th चैप्टर के लिए केमिकल काइनेटिक्स का इंतजार कीजिए, हम लोग जल्द ही उसके लिए भी वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक चैनल को देखते रहिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। क्योंकि इस चैनल पर हम लोग आपको 11th और 12th दोनों क्लास के केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स दोनों का हम लोग दे रहे हैं वीडियो लेसन अभी प्रेजेंटली। तो चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।